हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस का ट्यूमर। तो बच्चों, लास्ट हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में। तो हमने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं, न्यूमेरिकल्स। कंटिन्यू। तो क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए थे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपसे। तो बच्चों, यहां पर आपको एक व्हीटस्टोन सेतु बना के दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में। ठीक है, यहां रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ओके, तो यहां को दिया हुआ है, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट के। और यहां आपको लगा रखा है एक 100 ओम का रेसिस्टेंस है, यहां पर 100 ओम। ओके, और यहां बच्चों जो एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये आपके पास 10 ओम का रेसिस्टेंस। और यहां आपको ये 100 ओम का रेसिस्टेंस है, दिस इज 100 ओम। और बच्चों, इसके पैरेलल वाइज एक रेसिस्टेंस और लगा दिया, x ओम, ये x ओम का है, ठीक है के। और ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये बच्चों आपका 5 ओम का है, ठीक है। और यहां पर आपके सामने बैटरी लगी हुई है, ए पॉइंट सी पॉइंट, बैटरी लगी हुई है। इस तरह। तो ये आपको एक सर्किट बना के दे रखा है। पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध इस तरह लगाए गए हैं और चित्र में x का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में आ जाए, ठीक है। ये पूछ रहे x का मान क्या होगा कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है x, ठीक है। ये करंट जा रहा है इस तरह, I करंट है, प्लस से दूर माइनस की ओर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी आप देख रहे हैं, सो ये सपोज करो ये P है, ये मान लो Q है, ये दोनों का रेसिस्टेंस मिला के मैं R मान रहा हूं, ये क्या है बच्चों, S है, ठीक है। तो कह रहे हैं संतुलन अवस्था में आ जाए तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो R की जगह अब हमें लेना पड़ेगा 100 और x का तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा जो समांतर क्रम में है। तो देखो, आपको पता है कि संतुलन अवस्था के लिए, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए हमें पता है क्या प्रतिबंध है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए क्या होता है, आपको पता है P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R अपॉन S। क्लियर है, ओके। अब आओ क्या क्या गिवन है, देखो P कितना है हमारे पास, P हमें दिया हुआ है 100 ओम बच्चों। Q कितना है, Q हमारे पास है 10 ओम बच्चों। S हमारे पास है 5 ओम। और R आपको देखना पड़ेगा कि इस एडी भुजा में, इस एडी भुजा का प्रतिरोध R होता है। तो यहाँ 100 और x का समांतर क्रम दिया हुआ है, तो इनका पैरेलल वाइज आपको देखना पड़ेगा, पैरेलल वाइज कनेक्शन जो है वो कितना होगा। तो 100 और x का पैरेलल कितना होगा कि 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, ठीक है। 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। तो इस पी क्यू आर एस की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो आपको x मिल जाएगा। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एन एस। तो हम P की वैल्यू रखें, दिस इज 100, Q है 10
आर हमारे पास है 100x/100 + x, ठीक है, और s की वैल्यू हमारे पास है 5। s कितना हमारे पास 5 है, ठीक है। ये मैंने r और s की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो इस तरह रख दिया। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। कितना निकालना है, x। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो बच्चों आप देख रहे हैं, देखो 5 दूनी 10 और ये 2 पंजे 10, 50 आ गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 50 = 100x/100 + x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 50 × 100, ये हो जाएगा 5000 + 50x = 100x, यानी 5000 इधर ले जाए, 100 में से 50 गया तो 50x हो जाएगा। तो बच्चों x कितना आ गया, 5000/50। क्लियर। अब देख रहे हैं x क्या मिलेगा, 100 ओम मिलेगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 ओम। समझ गए। तो कहता है कि सेतु संतुलन अवस्था में है तो x क्या होगा। तो हमें पता है इस AD भुजा का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R होता है। अब यहाँ जो R है वो 100 नहीं लेंगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लेंगे जो समांतर क्रम में मिलेगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं x = 100 ओम। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे, देखो एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल। अब बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, बुक है, मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या दिया हुआ है, एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल विभवमापी तार की 0.88 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। और ये वाला जो मानक सेल है इसके लिए संतुलन लंबाई आपको दे रखी है 0.88 मीटर की लंबाई पे क्या होता है बच्चों, संतुलित होता है, ठीक है। ये मानक सेल इतनी लंबाई पे संतुलित होता है। आगे क्या कर रहा है, तथा 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर, 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर, यानी जो R की वैल्यू आपको दे रखी है 1 ओम, इस 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर विभवमापी के तार, इस 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो विभवमापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पे संतुलित होता है। चलो इसको मैं L' मान लूं, तो ये 0.20 मीटर लंबाई पे क्या होता है, संतुलित होता है। समझ गए। ओके, यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर का पाठ्यांक 0.20 एम्पियर है, अमीटर का पाठ्यांक कितना दे दिया, 0.20 एम्पियर। तो अमीटर के पाठ्यांक में आपको त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको पता लग चुका है कि अमीटर का अंश शोधन करना, उस पर क्वेश्चन है। एक मानक सेल हमें दिया हुआ है 1.1 वोल्ट का, जो 0.88 मीटर लंबाई पे संतुलित होता है। क्लियर। 1 ओम की कुंडली होती है, उसमें पता है हमें 1 ओम की कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर है वो विभवमापी की 0.20 मीटर पे संतुलित होता है। तो ये कह रहा है कि जो धारा अमीटर है जो लगा हुआ है श्रेणी क्रम में वो 0.20 पढ़ रहा है, तो डेल्टा आई क्या होगा। तो बिल्कुल बच्चों आपको पता है, आपको पता है कि डेल्टा आई इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है आपको I माइनस आई डैश, पता है आपको बिल्कुल। डेल्टा आई क्या होता है, I माइनस आई डैश। अब I तो हमारे पास है 0.20 एम्पियर, आई डैश हम निकालेंगे, आई डैश। तो आपको पता है कि 1 ओम प्रतिरोध के लिए, 1 ओम प्रतिरोध के लिए V डैश इज इक्वल टू आई डैश होता है कि नहीं होता, क्योंकि ओम के नियम से V बराबर IR होता है। जब R 1 ओम हो जाएगा तो जो विभवांतर है वही धारा होगी। तो मैं मान रहा हूं 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है V डैश, वही किसकी वैल्यू होगी,
आई डैश की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बच्चों जब आप वी डैश की बात करोगे जो आई डैश के बराबर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो वी डैश क्या आएगा, एक्स एल डैश। वी डैश क्या होगा, एक्स एल डैश, क्योंकि ये जो वी डैश है वो एक ओम के सिरों पर विभवांतर है, वो इस एल डैश पे संतुलित हो रहा है। तो विभव मापी के सिद्धांत से वी डैश बराबर क्या हो गया, एक्स एल डैश। तो ये हमने किससे लिखा, बिल्कुल ये हमने लिखा विभव मापी के सिद्धांत से। वी डैश इज इक्वल टू एक्स एल डैश। ठीक है, तो हमारे पास एक्स नहीं है, तो इसलिए आपको दे रखा है, बिल्कुल आपको पता है कि वी डैश इज इक्वल टू एक्स। क्या होगा एक्स बताओ, आप जानते हो मानक सेल जो है ई एस इज इक्वल टू एक्स एल नॉट। मानक सेल जो है वो एल नॉट लंबाई पे संतुलित हो रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन एल नॉट। ये हमने पूरा निकाला हुआ भी है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो वी डैश की वैल्यू होगी ई एस अपॉन एल नॉट इंटू एल डैश। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स विभव प्रवणता है, मानक सेल एल नॉट पे संतुलित हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू एक्स एल नॉट। तो एक्स क्या हो जाएगा, ई एस अपॉन एल नॉट। ठीक है, अब जो वी डैश है वही आई डैश है, तो यहां से आई डैश इज इक्वल टू ई एस अपॉन एल नॉट इंटू एल डैश। क्लियर बच्चों, तो अब आई डैश निकाल लीजिए वैल्यू रख के, तो हम वैल्यूज रखेंगे आई डैश इज इक्वल टू ई एस कितना है 1.1 वोल्ट। क्लियर, एल नॉट कितना है 0.88 इनटू एल डैश कितना है 0.20। तो इसे सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल आई डैश को हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई डैश आप देखेंगे कितना आ जाएगा, दो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आई डैश इज इक्वल टू, यहां पॉइंट हटा दीजिए तो ये 2 बच जाएगा आपके पास, तो 11/88 यानी 2/8 एम्पियर, यानी बच्चों आई डैश इज इक्वल टू आ गया 1.4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। ठीक है, और 1/4 इन द सेंस 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। ठीक है, आई कितना है 0.20 एम्पियर, तो हम आई और आई डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें तो हमें डेल्टा आई मिल जाता है। देखो इक्वेशन 1 से डेल्टा आई आई कितना है 0.20। ठीक है, माइनस आई डैश कितना है 0.25। आप देख रहे हैं नेगेटिव में वैल्यू आ रही है हमें, बिल्कुल त्रुटि नेगेटिव भी हो सकती है, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू -0.05 एम्पियर। तो ये हो गया बच्चों डेल्टा आई -0.05 एम्पियर। क्लियर, ठीक है बच्चों, तो ये हो गई त्रुटि। विभव मापी में हमने अमीटर का अनुशोधन किया था, तो वहां से हमें इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं या सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, विभव मापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल के लिए, ठीक है, संतुलन लंबाई, ये तो देखो सिंपल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल के लिए संतुलन लंबाई 4.25 मीटर प्राप्त होती है, यानी आपको दिया हुआ है E1। ठीक है, इस E1 का जो वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल है, वो 1.25 वोल्ट है, और इसके लिए संतुलन लंबाई L1
वो आपको दिया हुआ है 4.25 मीटर। 4.25 मीटर प्राप्त होती है। अब कह रहे हैं एक अन्य सेल के लिए संतुलन लंबाई, एक दूसरा सेल है इसका विद्युत वाहक बल E2 मान लो, तो इसके लिए जो संतुलन लंबाई है वो 6.80 मीटर प्राप्त होती है। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि E1 के लिए तो कितना है L1, विभव मापी के एक प्रयोग में, बताओ कौन सा प्रयोग है ये, आ रहा दिमाग में आपके, कौन सा प्रयोग है ये प्रयोग है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, तो कह रहा है E1 के लिए तो L1 है संतुलन लंबाई, तो E2 क्या होगा जिसके लिए L2 होगा। तो बिल्कुल आप जानते हो, क्या लिख सकते हो, क्योंकि क्या पढ़ा है आपने कि सर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होगा L1 अपॉन L2। तो यहां से हम निकाल सकते हो। तो यहां से बच्चों E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 को मैं यहां ले आया, इसको यहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये E1 इंटू L2 अपॉन L1। क्लियर है, हम E2 निकालना है तो E2 को इधर ले गए, L2 ऊपर आ गया, L1 नीचे आ गया। ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ E1, L2 एंड L1। E1 कितना है 1.25 इंटू L2 कितना है 6.80 अपॉन L1 कितना है बच्चों 4.25। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपके पास आता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, तो सॉल्व कर लो इसे आप। E2 इज इक्वल टू, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप काट लो चाहे से 125, चलो मैं 25 से काट दूं, तो ये हो गया 25 पंजे 125, और यहां आप देख रहे हैं कितना कटेगा 25 से कम 25, और यहां पर कितना बचेगा 17। ठीक है, ये 425 है, तो इसमें 25 का भाग दीजिए, कितनी बच जाएगा 25 से कम 25, बचा कितना 17, 175, यानी कितना आ जाएगा 25 सत्ते 175। ठीक है, और यहां भी देखो करिए कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाइए, 17 चौक 68, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। क्लियर, तो सिंपल आप जानते हो, सिंपल 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट के लिए हमें 6.80 मीटर प्राप्त होता है संतुलन लंबाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 9 वैसे पहले हम कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन, फिर भी आप देख लीजिए। क्या कह रहे हैं 10 मीटर लंबे विभव मापी के तार का प्रतिरोध, क्या क्या दिया हुआ है आपको, 10 मीटर लंबे, L का मान कितना है 10 मीटर, 10 मीटर लंबे विभव मापी के तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम पर मीटर है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना दे दिया 1 ओम पर मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 मीटर का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 10 मीटर कितना हो गया 10 ओम। आते हैं, ये विभव मापी के तार की बात हो रही है, आते हैं विभव मापी के तार का प्रतिरोध, ये 1 ओम पर मीटर है, तार हमारा 10 मीटर लंबा है, तो विभव मापी के तार का जो प्रतिरोध होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, उसको अपन कैपिटल R मान लेते हैं, वो हो गया 10 ओम। ठीक है बच्चों, 1 ओम पर मीटर, 1 मीटर में 1 ओम का प्रतिरोध है, तो 10 मीटर में कितना होगा 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या करें आगे, इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट पर नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का संचयक सेल, यानी श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट का हमने संचयक सेल लगा दिया, स्मॉल r इसका नगण्य है। तो कह रहा है विभव मापी के तार पर 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता, यानी आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर, मिलीवोल्ट पर मीटर, ये मिली है और ये मीटर वाला है, अभी मिली से मिली आप समझ को काट दो। तो 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा,
उच्च प्रतिरोध, यानी हमें सपोज करो R' निकालना है। ये क्वेश्चन है, कर सकते हो सिंपल। तो बच्चों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक विभव मापी है, उसकी लंबाई कितनी है, उस तार विभव मापी के तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। और विभव मापी के तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम पर मीटर है, यानी 1 मीटर जो लेंथ है उसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। तो 10 मीटर का कितना हो गया, 10 ओम, ठीक है। अब कह रहा है कि जो संचयक सेल लगा रखा है प्राथमिक परिपथ में वो 2.2 वोल्ट का है, तो इतनी विभव प्रवणता प्राप्त करनी है आपको, 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। इतनी विभव प्रवणता प्राप्त करनी है तो उच्च प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आप इसको निकाल सकते हो, बताओ कैसे करोगे? सिंपल हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू पता है आपको, देखिए बच्चों आप जानते हो x इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, आई आर अपॉन एल, पढ़ा है ना, x इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल। एक्स होता है एकांक लंबाई पर विभव पतन। अगर विभव मापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, लंबाई कैपिटल L है, प्रवाहित धारा I है, तो x क्या हो जाएगा, आई आर अपॉन एल, ठीक है। तो हमें R' निकालना है, तो आपको पता है I रखना पड़ेगा। देखो x इज इक्वल टू आई होती है धारा, धारा मतलब टोटल वोल्टेज यानी E बटा टोटल प्रतिरोध, यानी विभव मापी के तार का प्रतिरोध प्लस हम जो लगाएंगे उच्च प्रतिरोध। ये फॉर्मूला हम कई बार लिख चुके हैं इस तरह, तो आपको समझ आना चाहिए, समझ में आ गई होगी बात। आई होती है धारा, धारा मतलब टोटल वोल्टेज कुल विद्युत वाहक बल E बटा कुल प्रतिरोध। अब ये R तो किसका है, तार का प्रतिरोध है, R' जो हमें निकालना है, उच्च प्रतिरोध जो हम लगाते हैं, ठीक है। स्मॉल r यहाँ दे नहीं रखा, नगण्य है सेल का, ओके। तो इससे आपको क्या निकालना है, R' निकालना है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करिए, तो देखिए x कितना है, 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। x आपको दिया हुआ है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर, समझ रहे हो, मिली वोल्ट पर मीटर। मैं क्या रखूंगा, 2.2 इंटू मिली का मतलब 10 की घात -3 वोल्ट पर मीटर। E है हमारे पास 2.2 वोल्ट, E 2.2 वोल्ट है। R है 10 ओम, R' निकालना है, R है 10 और L भी है 10, तो ऐसे निकाल सकते हैं R', दिख रहा है आपको, देखो भाई 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्लियर। और आप देख रहे हैं 2.2 से 2.2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया फिर, देखो, तो यहां से हमारे पास बचा 10 की घात -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस R'। क्लियर है बच्चों, ओके। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख लें कि 10 प्लस R' इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻³ ठीक है। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, अब 1 अपॉन 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10 प्लस R' इज इक्वल टू 1000 हो गया, ऊपर आके प्लस 10 हो गया, तो यहां से R' क्या हो गया, 1000 - 10 यानी 990 ओम लगाना पड़ेगा, हाई रेसिस्टेंस 990 ओम, ठीक है बच्चों। R' कितना हो जाएगा, 990 ओम लगाओगे तब आपको इतनी विभव प्रवणता मिल जाएगी, 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखिए, तो क्वेश्चन 10 आपसे क्या कह रहा है कि पढ़ो, क्वेश्चन 10 पढ़ो, आप क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 10 कह रहा है कि विभव मापी प्रयोग में E1 में E2 दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दो सेल आपके पास है, इसे मान लो एक सेल ये रहा आपके पास E1 और ये दूसरा सेल ये रहा E2, ये लो, तो ये आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है, ठीक है। तो विभव मापी प्रयोग में दो सेल E1 में E2, ये विद्युत वाहक बल है, और आपको दिया हुआ है कि भाई E1 है ना वो ग्रेटर देन E2 है,
ये आपको दिया हुआ है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो आपको संतुलन लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर में प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ, यानी पहले वाले केस में, इस वाली स्थिति में इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 ये हो गया टोटल विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसके लिए संतुलन लंबाई सपोज करो L1 प्राप्त होती है। क्लियर है? ओके, और L1 की वैल्यू भी आपको दी हुई है। L1 आपको दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। L1 दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल, कम वोल्टता मतलब E2। दूसरा केस आप क्या कह रहे हैं कि ये जो सेल E1 है और ये सेल E2 कम वोल्टता वाला, यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। उल्टा कर दें यानी माइनस कर दें और ये क्या कर दें, प्लस कर दें। तो ये बच्चों E1 था, ये क्या था, E2 था। प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। जब उल्टा करोगे तो आपको पता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है। तो इस वाले केस में जो कुल विद्युत वाहक बल होगा, मैंने आपको बताया था ज्यादा वाले में से कम वाले को लेस कर दो, E1 माइनस E2 हो जाएगा। बिल्कुल, ये जब समान दिशा में धारा दे रहे थे, इस E1 से भी इधर जा रहा था, E2 से भी इधर जा रहा था, तो विद्युत वाहक बल जुड़ेगा E1 प्लस E2। ठीक है, जब विपरीत दिशा में E1 से करंट ऐसे मिलेगा, E2 से करंट ऐसे मिलेगा, विपरीत दिशा में मिलेगा, तो आप क्या करोगे, हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज को लेस कर दोगे, तो ये होगी इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो E1 माइनस E2 के लिए सपोज करो संतुलन लंबाई क्या प्राप्त होती है, L2। वो आपको L2 दिया हुआ है, L2 आपको दिया हुआ बच्चों 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो सेलों के विद्युत वाहक बलों के अनुपात ज्ञात करो, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, E1 अपॉन E2 का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जानते हैं, आपको पता है बच्चों कि E1 अपॉन E2 बराबर क्या होता है, L1 अपॉन L2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास L1 के लिए जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो E1 प्लस E2 है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई L1 के लिए तो E1 प्लस E2 हो गया, E1 प्लस E2 अपॉन L2 के लिए क्या है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, ओके, L1 L2 की वैल्यू हमारे पास है 60/20, 60/20 यानी 20 या 60, 3/1। क्लियर बच्चों? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3E1 माइनस 3E2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें तो E1 अपॉन E2 चाहिए। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू हम कर रहे हैं 3E1 माइनस 3E2। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, E2 को इधर ले आता हूं, देखो मैं, तो ये हो गया E2 प्लस 3E2 और E1 को उधर भेज दो, तो 3E1 माइनस का E1, तो E2 प्लस 3E2 कितना हो गया, 4E2 और ये 2E1, 2 दूनी 4। तो बच्चों यहां से E1 अपॉन E2 2:1, 2:1 आता है हमारे पास E1 अपॉन E2 क्या अनुपात या रेशो। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है और सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कमेंट में एक बच्चे ने एग्जाम्पल 4 पूछा, उसको सॉल्व करते हैं। कोई एग्जाम्पल अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप कमेंट में उसे बताएं, बताएगा वही जो करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4, तो बच्चों आपको यहां एक घन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घन। देखो इस तरह,
ये घन आपको दिया हुआ है और इस हर भुजा में प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, ये घन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 वोल्ट पता नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ के विकर्ण के सम्मुख कोणों द्वारा जुड़ी हुई है। जैसे आपके पास ये हो गया इसका विकर्ण, ये वाला और ये वाला। ठीक है, विकर्ण के सम्मुख घन का विकर्ण होता है, तो 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ये यहां पर है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। ठीक है, यानी यहां पर हर भुजा में जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो 1 ओम का है। हर भुजा तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया सारे कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां हर भुजा का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। सपोज करो मैं सबका आर मान लेता हूं, ये आर है। ये घेरा, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई स्मॉल आर का मान है 1 ओम। ठीक है, 1 ओम के 12 प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं और जो विकर्ण है इसको पॉइंट हम मान ले कि दिस इज ए बी सी डी और इसको मान लो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। ठीक है, ओके, तो 1 ओम के 12 प्रतिरोध लगे हुए हैं और घन के विकर्ण के सम्मुख कोणों पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध, तो एक तो आपको निकालना है भाई, टोटल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, और कह रहा है कि हर किनारे में धारा निकालिए, हर किनारे में, प्रत्येक किनारे में धारा, प्रत्येक किनारे में धारा निकालिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन है अपन किरचॉफ्स लॉ से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले समझ लीजिए किस तरह हमें करना है इस क्वेश्चन को। आर की वैल्यू कितनी है 1 ओम, तो सबसे पहले अपन करंट का डिवाइडेशन करेंगे। अब देखो बच्चों, इस ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था एक, ये मानो ये बैटरी है और बैटरी से करंट सपोज दो इस तरफ गया, प्लस से माइनस की ओर। अब आपको पता है कि देखो करंट यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तीनों का प्रतिरोध क्या है, बराबर है, आर 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 बराबर है। तो मैं यहां क्या मान रहा हूं सुविधा के लिए कि जो करंट है वो 3i जा रहा है, ताकि हम फ्रैक्शन से यहां बचें। मतलब जो ये बैटरी है वो 3i करंट दे रही है, इसका मतलब ये नहीं करंट का हमें 3 गुना करना है। टोटल करंट कितना है 3i, उससे क्या होगा 3i तीनों शाखाओं में बराबर जाएगा। 3i का 3 भाग कितना कर लिया, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा और इस वाले भाग में भी क्या जाएगा बच्चों, आई जाएगा। नहीं तो अगर आई मानते तो i/3 करना पड़ता। ओके, आगे देखिए। अब देखो आई करंट यहां पहुंचा बी बिंदु पर, ये हमने जो बांटा है इस तरह कि भाई 3i करंट आ रहा है हमारे पास और 3 भागों में हमने इसे बनाया है एक किरचॉफ के पहले नियम से, केसीएल से। ठीक है, तो 3i करंट आ रहा है ए पॉइंट पर, 3i जा रहा है। अब यहां से i करंट गया बी पॉइंट पर। अब देखो इस शाखा में r, इसका भी कितना है r है, तो i के 2 हिस्से कर दो आप, तो यहां i का i/2, यहां भी कितना होगा i/2। ऐसे मान लो ये करंट गया, ये i करंट गया,
तो इस शाखा में जाएगा, इस शाखा में जाएगा, दोनों का प्रतिरोध बराबर है, तो इस वाली शाखा में भी I/2 और इस वाली शाखा में भी I/2। ओके, ये करंट गया I इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसमें भी कितना करंट जाएगा I/2 और इसमें भी कितना जाएगा I/2। ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो I/2 यहां से आ रहा है, I/2 यहां से आ रहा है। देखो सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, I/2 करंट यहां से आ रहा है, I/2 यहां से आ रहा है, तो इसमें टोटल कितना आ रहा है I आ रहा है, तो I आ रहा है तो I जाएगा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। डी डैश पॉइंट की बात करें, I/2 नीचे से आ रहा है, I/2 यहां से आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है I आ रहा है, तो I इसमें से बाहर जाएगा। और यहां की आप बात करोगे बी डैश पर, तो I/2 यहां से आ रहा है, I/2 यहां से आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा I जाएगा। तो सी डैश पे कितना आ रहा है I यानी 3I आ रहा है, तो जाएगा भी कितना 3I, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। समझ गए? तो हर शाखा में धारा हम निकाल ली, तो I की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इजीली हम सभी शाखाओं में धारा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि जब आप किरचॉफ्स लॉ काम लेते हो तो जो वोल्टेज वाला लूप है वो काम ले, और यहां तो लेना ही पड़ेगा, यहां की वैल्यू तो हमें कुछ पता ही नहीं धारा वाला की। तो सबसे पहले आप देखिए कि E इज इक्वल टू हमारे पास कितना है। देखिए 10 वोल्ट है, तो मैं क्या मान रहा हूं इसमें कि माना सेल ई से प्राप्त कुल धारा कितनी है भाई 3I है। ये मैंने कुल धारा मानी है 3I है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा भाई I इंटू आर, 3I इंटू आर इक्वलेंट। ओम के नियम से मैंने क्या माना है आर इक्वलेंट, टोटल प्रतिरोध। इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया आर इक्वलेंट, तो E की वैल्यू होगी 3I इंटू आर इक्वलेंट। ठीक है बच्चों, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये लूप लीजिए इसमें आप A B B डैश, क्योंकि समय ये कवर करना है। देखो तो ध्यान से देखो आप, अगर मैं ये लूप लेता हूं, लूप A B B डैश C डैश E A, लूप कौन सा है A B B डैश C डैश E A में, किसके नियम से KVL से, किससे KVL से। A क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 10 वोल्ट मुझे दिख रहा है, 10 वोल्ट वैल्यू मुझे मिल रही है कुछ, यहां से जो मान निकलेगा, क्योंकि R तो हमें पता ही है, तो यहां से I निकल जाएगा। देखो A B B डैश C डैश E A, ठीक है। तो लगाओ इसमें KVL से, शुरू करो A से, तो आपको पता है कि समेशन V इज इक्वल टू क्या होता है 0। ओके, A से चले B तक, तो I इंटू आर, आगे चले करंट की दिशा में चल रहे हैं, प्लस I/2 इंटू आर, प्लस आगे चले देखो इस वाली शाखा में B डैश C डैश करंट है I, तो IR, फिर चले माइनस प्लस, तो -10 इज इक्वल टू 0। तो बहुत इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, लगता बहुत कठिन है लेकिन किरचॉफ्स लॉ ने इसे बहुत सरल बना दिया, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को बड़ा सिंपल सर्किट बना दिया है। तो बच्चों देखिए सॉल्व करें इसे, तो बताओ कितना हो गया 1 1 2 2 प्लस 1/2, यानी IR तो आ ही रहा है, तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1/2 यानी 5/2। ये हो गया बच्चों 5/2 इंटू IR इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें R तो दे रखा है 1 ओम, तो 5/2 इंटू I इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमें R दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है, गिवन है R स्मॉल r कितना है 1 ओम। तो बच्चों आप देख रहे हैं 5 दूनी 10, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 4, कैपिटल I की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 एम्पियर। समझ गए, आगे ना बिल्कुल I 4 एम्पियर है। अब करंट कितना हो गया टोटल 3I, करंट कितना है 3I। तो हमें निकालना क्या है R इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए भाई कुल प्रतिरोध निकालना है ना,
कुल प्रतिरोध हमें निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 से आप देख रहे हैं कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, E/3I। ठीक है, I कितना है 4। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E कितना है, E 10 वोल्ट है, तो E 10 हमने रखा और 3 इंटू I कितना है 4। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आ गया, देखो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो R इक्विवेलेंट मुझे मिल गया 5/6 ओम। यानी एक घन के जो विकर्ण है उसके सम्मुख A और C डैश, उसके सम्मुख विकर्ण के सम्मुख जो प्रतिरोध होता है वो होता है 5/6 ओम। 5/6 ओम यहां पर स्मॉल r प्रतिरोध हमें दे रखा है, 1 ओम हमें वैल्यू मिली हुई है, तो मान मिल गया 5/6 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमें मिल गया। तो अब आप निकाल सकते हो हर किनारे में धारा। देखो दिख रहा है आपको भाई, ए बी शाखा में धारा कितनी है, I का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 एम्पियर, तो ये तीनों में 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ए बी, ए डैश और ए डी, इन तीनों में जो करंट है वो I है, तो I कितना हो गया 4 एम्पियर तीनों में। आगे चले, ये I/2, अब 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। समझ रहे हैं ना। तो देखो बी बी डैश, अब कौन सी शाखा, बी बी डैश, क्योंकि इसमें I/2 है, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और बी सी, बी सी, इन सभी में धारा कितनी है भाई I/2, I/2 का मतलब 2 एम्पियर, क्योंकि I 4 है। तो 3 शाखाओं में ये हो गया, 3 शाखाओं में ये हो गया, और बाकी आप देख सकते हैं। देखो ये वाली शाखा देखो, आप सभी में निकाल सकते हो, I/2 आपने निकाले यहाँ पर, ऐसे आप तीनों में आप इसमें देख सकते हैं, ए डैश, डी डैश, डी सी और डी डैश, इनमें भी I/2 है। तो मैं यही लिख देता हूं कि देखो ए डैश बी डैश, ये तो हो गया, और आपको निकालनी है बी सी, बी सी मैंने लिख दिया है। अब यहां देख लो डी सी, एक हो गया डी सी शाखा, डी सी में I/2 है, और ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश में I/2 है, ए डैश डी डैश में I/2 है, और डी डी डैश में भी I/2 है। डी डैश में कितना बच्चों I/2। तो 6 शाखाओं में 2 एम्पियर, इन 3 शाखाओं में 4 एम्पियर, और अब बचे आपके पास ये वाली बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश और सी सी डैश, सी सी डैश और डी डैश सी डैश, डी डैश सी डैश। इन तीनों में करंट कितना है I है, I का मतलब 4 एम्पियर। तो समझ रहे हो आप, 6 शाखाओं में 4 एम्पियर, 6 शाखाओं में 2 एम्पियर। तो हमने हर शाखा में क्या निकाल दी, धारा, और तुल्य प्रतिरोध भी हमने निकाल दिया। तो चैप्टर नंबर 6 आपका विद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर कोई एग्जाम्पल में आपको दिक्कत आती है, कोई और क्वेश्चन हो दिमाग में आपके तो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो आप कमेंट में उससे बिल्कुल साफ साफ लिखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, थैंक यू।